सुमित की शादी मोहिनी से हुई थी। इस शादी से सुमित का परिवार बहुत खुश था, लेकिन मोहिनी के ससुराल आते ही घर में चोरियां शुरू हो जाती हैं और 4 दिन के बाद ही मोहिनी तिजोरी साफ करके चंपत हो जाती है। मंजू के घर में आज बहुत रौनक थी। सब लोग नई बहू मोहिनी के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। कविता बहू, तूने छोटी बहू के स्वागत की पूरी तैयारी कर ली है ना? सुमित दुल्हन को लेकर आता ही होगा। माँ जी, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। अपनी देवरानी के स्वागत में कोई कमी नहीं रहने दूंगी। रीना, तूने छोटी भाभी का कमरा सजा दिया है ना? हाँ माँ, मैंने छोटी भाभी का कमरा फूलों से सजा दिया है। उनका कमरा खुशबू से भर गया है। सब लोग दरवाजे पर आ जाओ। मंजू अपने हाथ में आरती की थाली लेकर खड़ी थी। घर के दूसरे सदस्य अपने अपने हाथों में फूल लेकर खड़े हो जाते हैं। सुमित मोहिनी को लेकर घर आता है। आरती और फूलों की वर्षा से नई दुल्हन का स्वागत किया जाता है। आओ मोहिनी बहू, ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। मोहिनी मंजू के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। सदा सुहागन रहो। रीना बेटी, मोहिनी को उसके कमरे में ले जा। रीना मोहिनी को उसके कमरे में ले जाती है। पीछे पीछे सुमित भी आता है। रीना उसे दरवाजे पर ही रोक देती है। कहाँ जा रहे हो भैया? आज तो मैं पूरे 10,000 रुपए लूंगी, तब आपको अंदर जाने दूंगी। मैं तुझे 20,000 रुपए दूंगा, ये ले। सुमित रीना को पूरे 20,000 रुपए देता है। अरे वाह, भाभी के आने की इतनी खुशी। मतलब ये पैसे तुमने भाभी की वजह से दिए। थैंक यू भाभी। ऐसा कहकर रीना मोहिनी के गले लग जाती है और हंसते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। रीना बाहर आती है तो मंजू की नजर उसके कानों पर जाती है। रीना बेटी, तेरे कान के झुमके कहाँ गए? रीना ने अपने कानों को छूकर देखा तो उसके होश उड़ गए। हाय मेरे झुमके! खो दिए न झुमके। तुझे पता है ना सोना कितना महंगा हो गया? पूरे 50,000 के झुमके थे। रीना पूरे घर में अपने सोने के झुमके ढूंढने लगती है, लेकिन झुमके कहीं नहीं मिलते हैं। रीना उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद, कविता बहू। जी माँ जी। जा जाकर मोहिनी को खाना दे दे। ठीक है माँ जी। कविता एक प्लेट में खाना लेकर मोहिनी के कमरे में जाती है। मोहिनी, तुम बहुत थक गई होंगी, चलो खाना खा लो फिर सो जाना। कविता टेबल पर खाना रखकर जाने लगी। कविता भाभी, थोड़ी देर मेरे पास बैठिए ना, मुझे यहाँ के तौर तरीकों के बारे में बता दीजिए। कविता मोहिनी के पास बैठ जाती है। मेरी प्यारी देवरानी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ के तौर तरीके यहाँ रहते रहते सीख जाओगी। यहाँ सब तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, सारे मेहमानों को खाना खिलाना है। कविता वहां से चली जाती है। मोहिनी मन ही मन सोचती है, मुझे कौन सा यहाँ जिंदगी गुजारनी है? तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें इस घर के तौर तरीके पूछने के लिए रोका था? मोहिनी हंसने लगती है। उसके हाथों में कविता की सोने की मोटी सी चेन थी, जो उसने बातों बातों में कविता के गले से कब उतार ली, कविता को पता ही नहीं लगा। कविता मेहमानों को खाना खिलाने लगती है। सारे काम खत्म करने के बाद जब वो अपने कमरे में जाती है तो आईने के सामने अपने बाल बनाने लगती है। तब उसकी नजर उसके गले पर जाती है। मेरी सोने की चेन कहाँ गई? कविता पूरे कमरे में अपनी सोने की चेन ढूंढने लगती है। तभी कमरे में उसका पति मनोज आता है। क्या बात है कविता, तुम क्या ढूंढ रही हो? मेरी सोने की चेन मेरे गले में नहीं है, ना जाने कहाँ चली गई। कहाँ चली जाएगी? तुमने पहनी नहीं होगी, अपनी अलमारी में देख लो। नहीं, मैंने चेन पहनी थी। तसल्ली के लिए कविता अपनी अलमारी में सोने की चेन ढूंढती है, लेकिन चेन अलमारी में नहीं मिलती है। बाहर बरामदे में देखो, शायद मेहमानों को खाना खिलाते वक्त वहां गिर गई होगी। कविता बाहर बरामदे में जाकर अपनी सोने की चेन ढूंढती है, लेकिन चेन वहां भी नहीं मिलती है। वो उदास होकर कमरे में वापस आ जाती है। रात भर ना तो रीना को नींद आती है और ना ही कविता को। दूसरे दिन, माँ, मोहिनी भाभी के आते ही हमारे सोने के गहने गायब होने लगे हैं। ये शुभ संकेत नहीं है। ये तू क्या कह रही है रीना? मोहिनी सुनेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। आज के जमाने में ये शुभ अशुभ की बातें कौन करता है? तुम लोगों ने अपने गहनों का ध्यान नहीं रखा तो इसमें मोहिनी की क्या गलती है? माँ जी, आप बुरा न माने तो एक बात कहूं? बोलो कविता बहू, क्या बात है? माँ जी, हम पुलिस को खबर कर देते हैं, पुलिस खुद पता लगा लेगी कि हमारे गहने किसने लिए हैं। घर में शादी का माहौल है, इतने मेहमान आए हुए हैं, ऐसे में यहाँ पुलिस आएगी तो लोग क्या कहेंगे? आज मोहिनी को मंदिर लेकर जाना है। तुम लोग पूजा का थाल तैयार कर लो, हम लोग थोड़ी देर में मंदिर निकलेंगे। रीना बेटी, तू मोहिनी और सुमित को तैयार होने के लिए बोल दे। ठीक है माँ। रीना मोहिनी के कमरे में जाकर उसे और सुमित को तैयार होने के लिए बोल देती है। कुछ देर बाद मोहिनी और सुमित को लेकर सभी महिलाएं मंदिर जाती हैं। वहां दोनों पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद सभी लोग वापस आ जाते हैं। मोहिनी बहू, अब तुझे घर में विराजमान ठाकुर जी के पास ले चलती हूँ।
जहां तुझे रोज सुबह नहाकर पूजा करना है। मोहिनी हाँ में सिर हिला देती है। मंजू मोहिनी को उस कमरे में ले जाती है जहां ठाकुर जी विराजमान थे। कमरे में एक तिजोरी रखी हुई थी। मंजू मोहिनी को ठाकुर जी की पूजा करने के लिए कहती है। मोहिनी पूजा तो कर रही थी लेकिन उसकी नजर तिजोरी पर थी। मोहिनी बहू, तू ये फूल कहाँ चढ़ा रही है? ठाकुर जी तो इधर हैं। जी माँ जी। मोहिनी मन ही मन सोचती है, मैं कौन सा यहाँ पूजा करने आई हूँ बुढ़िया, बहुत हो गया तेरा नाटक, बस 2 दिन और रुक जा। मोहिनी और मंजू पूजा करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाकर मंजू देखती है कि उसके हाथों से सोने के कंगन गायब हैं। हे राम, ये क्या हो गया? क्या हुआ मंजू? मेरे सोने के कंगन चोरी हो गए। ये कैसे हो सकता है? तुम बहू को लेकर मंदिर गई थी, वहीं गिरा दिया होगा। पूरे 5 साल से वो कंगन मेरे हाथों में था। 5 साल में मैं कितनी बार मंदिर जा चुकी हूँ, अब तक नहीं गिरे तो आज कैसे गिर सकता है? अरे तुम क्या कहना चाहती हो? किसी ने तुम्हारे हाथों से कंगन निकाल लिए हैं? हाँ, पता नहीं क्या हो रहा है। रीना के सोने के झुमके गायब हो गए, कविता बहू की सोने की चेन गायब हो गई, मेरे सोने के कंगन गायब हो गए। 2 दिन में ये सब कैसे हो गया? हमारा लाखों का नुकसान हो गया। चलो तुम चिंता मत करो, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, पुलिस आएगी तो लोग क्या कहेंगे? लोगों को कहने दो, चोर तो पकड़ा जाएगा ना। हरीन पुलिस को फोन करता है। थोड़ी देर में पुलिस घर आ जाती है। पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर मोहिनी घबरा जाती है। पुलिस की गाड़ी? कहीं किसी को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? मोहिनी लंबा सा घूंघट निकाल लेती है। मुझे घर के सभी सदस्यों से पूछताछ करनी होगी और सभी कमरों की तलाशी भी लेनी होगी। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर घर के सभी सदस्यों से पूछताछ करता है और सभी कमरों की तलाशी लेता है। जब वो मोहिनी के कमरे में जाने लगता है तो मंजू उसे रोकती है। इंस्पेक्टर साहब, उस कमरे में मत जाइए। वो मेरे बेटे सुमित और बहू मोहिनी का कमरा है। परसों ही मेरे बेटे की शादी हुई है। कमरे में नई बहू आराम कर रही होगी। ठीक है। इंस्पेक्टर वापस चला जाता है। उसके जाने के बाद मोहिनी की जान में जान आती है। थैंक गॉड इंस्पेक्टर गया, लेकिन मुझे जल्दी अपना काम करके यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैं पकड़ी जाऊंगी। दूसरे दिन रात को जब सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, तब मोहिनी मंजू के कमरे में जाती है जहां मंजू आराम कर रही थी। मोहिनी मंजू के पैर दबाने लगती है। मोहिनी बहू, ये तू क्या कर रही है? अभी तू आराम कर, शादी की रस्मों से तू थक गई होगी। आप भी तो थक गई होंगी माँ जी, मुझे अपनी सेवा करने दीजिए। माँ की सेवा करना संतान का धर्म है। तू कितनी संस्कारी है मोहिनी बहू, मैं तो तुझे पाकर धन्य हो गई। मोहिनी मंजू के पैर दबाने लगती है। थोड़ी देर में मंजू को नींद आ जाती है। मौके का फायदा उठाकर वो मंजू की कमर से तिजोरी की चाबी निकाल लेती है, जिसके बाद वो पूरे घर में नशे की दवा छिड़क देती है। इन सब के बाद वो किसी को फोन करती है, जल्दी गाड़ी लेकर आ जाओ, हमारा काम होने वाला है। मोहिनी के फोन करने के 10 मिनट बाद ही घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। मोहिनी घर का दरवाजा खोलती है और वो व्यक्ति घर के अंदर आ जाता है। तुमने सबको सुला दिया है ना? किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? तुम चिंता मत करो, मैंने घर में नशे की दवा छिड़क दी है। चलो जल्दी से अपना काम कर लेते हैं। मोहिनी उस व्यक्ति को तिजोरी के पास ले जाती है। वो चाबी से तिजोरी खोलती है और उसमें रखे सारे गहने रुपए लेकर दोनों गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। जब सुबह सबकी नींद खुलती है। मोहिनी कहाँ चली गई? मोहिनी, अरे मोहिनी! सुमित मोहिनी को बाथरूम में ढूंढता है, लेकिन मोहिनी बाथरूम में भी नहीं थी। माँ, मोहिनी कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है, कहाँ गई होगी? घर के सारे सदस्य मोहिनी को पूरे घर में ढूंढते हैं, लेकिन मोहिनी कहीं नहीं मिलती है। रीना मोहिनी को ढूंढते हुए तिजोरी के पास जाती है तो वहां का नजारा देखकर वो चिल्लाने लगती है। सारे लोग तिजोरी के पास आ जाते हैं। माँ, मोहिनी भाभी तो सारे गहने और पैसे लेकर भाग गई। हरीन जल्दी से पुलिस को फोन करता है। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। आजकल लुटेरी दुल्हन के नाम से एक गैंग सक्रिय है, जिसमें दुल्हन शादी के 4 दिन बाद ससुराल में चोरी करके भाग जाती है। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग गैंग को जल्द पकड़ लेंगे। कुछ दिन की छानबीन के बाद पुलिस लुटेरी गैंग को पकड़ लेती है। मोहिनी और उसके गैंग के लोग पकड़े जाते हैं। मंजू के घर से चोरी किए गए सारे गहने और पैसे उन्हें वापस तो मिल जाते हैं, लेकिन शादी के नाम पर सुमित और पूरे परिवार के साथ जो धोखा हुआ था, वो किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। मुंबई में रहने वाली धनिका को पहाड़ों पर घूमना बहुत पसंद था। वो हर बार छुट्टियों में माता पिता से पहाड़ों पर घूमने की जिद करती। संयोग से धनिका की शादी ऐसे लड़के से हो जाती है जिसका घर पहाड़ों पर होता है। मम्मी,
मेरे कॉलेज की छुट्टियां पड़ रही हैं, चलो ना कहीं पहाड़ों पर घूम आते। धनिका बेटी, अभी 2 महीने पहले तो तू अपनी सहेलियों के साथ मनाली घूमने गई थी। तू अभी पढ़ाई कर ले, तेरी परीक्षाएं होने वाली हैं। तेरी परीक्षा के बाद मैं तुझे पहाड़ों पर जरूर ले चलूंगी। पक्का ले चलूंगी ना? हाँ बाबा, ले चलूंगी। लेकिन इस बार मैं पूरे 10 दिन के लिए पहाड़ों पर जाऊंगी। तुम पापा से कह देना अपने ऑफिस से लंबी छुट्टी ले ले। ठीक है, लेकिन अभी तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ठीक है माँ। लेकिन धनिका का पूरा ध्यान पहाड़ों पर ही था। जैसे तैसे उसने परीक्षा दी और परीक्षा खत्म होते ही वो अपने माता पिता से पहाड़ों पर चलने की जिद करने लगी। पापा चलिए ना, हम पहाड़ों पर घूम आते हैं, मेरा बहुत मन हो रहा है पहाड़ों पर जाने का। धनिका बेटी, मैंने तो पहले ही लेह पर 10 दिनों के लिए रिसॉर्ट बुक कर लिया है। कल ही हमें निकलना है। तू सामान पैक कर ले। ओह पापा, आप कितने अच्छे हैं। ले में 10 दिन का वेकेशन, कितना मजा आएगा। धनिका अपने कमरे में जाकर सामान पैक करने लगती है। वो 10 दिन तक पहनने के लिए अलग अलग स्टाइलिश गर्म कपड़े और शूज रख लेती है। दूसरे दिन वो तीनों लेह के लिए रवाना हो जाते हैं। लेह पहुंचते ही उन्हें बहुत कड़ाके की सर्दी लगने लगती है। धनिका के पापा, यहाँ तो बहुत ठंड है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कुल्फी जम जाएगी। जल्दी से रिजॉर्ट में चलिए। ओहो माँ, हम यहाँ ठंड का मजा लेने आए, ठंड तो लगेगी ना। तू ठंड का मजा ले, मुझे बीमार नहीं पड़ना है। मैं तो कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। चिंता मत करो मनोरमा, हम बस रिसॉर्ट पहुंचने ही वाले हैं। वहां कमरे में अंगीठी होगी जिसकी गर्माहट से तुम्हें आराम मिलेगा। थोड़ी देर बाद वो तीनों रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचते ही मनोरमा और निश्चल कमरे के अंदर बैठकर कॉफी पीने लगते हैं। लेकिन धनिका कमरे से बाहर बर्फबारी का आनंद ले रही होती है। बहुत देर हो गई है, धनिका को अंदर बुला लीजिए। निश्चल धनिका को फोन करके रिजॉर्ट में आने के लिए कहता है। थोड़ी देर में आती हूँ पापा, मैं बर्फ में स्केटिंग कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना, तेरी माँ चिंता कर रही है। थोड़ी देर के बाद धनिका रिजॉर्ट में आ जाती है। माँ पापा, बाहर मौसम कितना सुहाना है, दिल करता है यहीं रह जाऊं। शहर की भीड़भाड़ और गाड़ियों के शोर से बिल्कुल अलग, यहाँ बहुत शांति है। कुदरत हमारे इतने करीब है और आप लोग यहाँ रजाई में बैठे हैं। चले ना बाहर घूम कर आते हैं। नहीं धनिका, आज बहुत देर हो गई है, रात होने वाली है। हम कल सुबह घूमने चलेंगे। ठीक है पापा। दूसरे दिन वो तीनों घूमने निकलते हैं और वहां के सर्द मौसम का आनंद लेते हैं। 10 दिनों तक धनिका ने पहाड़ों पर खूब मजे किए। 10 दिन बाद वो तीनों वापस लौटकर मुंबई आ गए। धनिका के कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी। मनोरमा और निश्चल उसकी शादी के लिए लड़का देख रहे थे। संयोग से मनोरमा की बहन किशु ने एक लड़के के बारे में बताया जो दार्जिलिंग का रहने वाला था और वहीं जॉब भी करता था। मनोरमा निश्चल को लड़के की तस्वीर दिखाती है। धनिका के पापा, ये राजीव है, सरकारी नौकरी है, दार्जिलिंग में रहता है। मुझे धनिका के लिए ये लड़का पसंद है। आपकी क्या राय है? मेरा ख्याल है कि हमें अपनी राय बनाने से पहले धनिका से पूछ लेना चाहिए। मनोरमा और निश्चल धनिका को सारी बात बताते हैं। ये सुनकर कि लड़का पहाड़ों पर रहता है, धनिका शादी के लिए तुरंत हाँ कर देती है। पहाड़ों में ससुराल, कितना मजा आएगा। माँ, चारों तरफ हरियाली होगी, बर्फबारी होगी, सड़क पर बर्फ की चादरें बिछी होंगी। हाय, पेड़ों की पत्तियां बर्फ से ढकी होंगी। कितना सुहाना मौसम होगा। माँ पापा, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। धनिका के हाँ कहते ही मनोरमा और निश्चल रिश्ते की बात करने दूसरे दिन दार्जिलिंग जाते हैं। लड़के वाले भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ ही दिनों में धनिका की शादी राजीव के साथ हो जाती है। शादी के बाद धनिका ससुराल आती है। कुछ दिनों तक तो उसे बहुत आनंद आता है, लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, ठंड के मारे धनिका की हालत खराब होने लगती है। माँ जी, पानी बहुत ठंडा है, इतने ठंडे पानी से मैंने कभी बर्तन नहीं धोए। क्यों ना हम एक काम वाली रख लें, कम से कम बर्तन धोने और पोछा लगाने से तो आराम मिलेगा। धनिका बहू, पहाड़ों पर काम वाली नहीं मिलती, यहाँ सबको अपने घर का काम खुद ही करना पड़ता है। तू बर्तन धोने के लिए पानी गर्म कर ले। ठीक है माँ जी। पानी बर्फ की तरह ठंडा था, जिसे गर्म करने में काफी वक्त लग जाता था, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। धनिका पानी गर्म करके घर के काम कर रही थी, तभी उसकी सास रजनी ने कहा, धनिका बहू, घर के काम हो गए हो तो जल्दी से हमें काढ़ा बना कर दे दे। कैसा काढ़ा माँ जी? मैं चाय बना देती हूँ। चाय बाद में बना देना, पहले तू काढ़ा बना दे। यहाँ ठंड से बचने के लिए हम लोग स्पेशल काढ़ा बनाते हैं, जो पहाड़ों पर ही बनाई जाती है। ये काढ़ा हमें सर्दियों से बचाता है। रजनी धनिका को काढ़ा बनाना बताती है, जिसके बाद धनिका सास ससुर के लिए काढ़ा बनाती है और उन्हें पीने के लिए देती है। इसके बाद वो घर के दूसरे काम में लग जाती है। काम खत्म होने के बाद, कितनी ठंड हो रही है, नहाने की हिम्मत नहीं हो रही। ऐसा करती हूँ, आज रहने देती हूँ, कल नहा लूंगी। बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। धनिका आराम करने जा ही रही थी कि उसकी सास ने आवाज दी, बहू, हमारी चाय नहीं आई। जी माँ जी, अभी लाई।
धनिका सास ससुर को चाय बनाकर देती है। बहू, मैंने कहा था ना कि ठंड से बचने के लिए हमें हर 1 घंटे पर कुछ ना कुछ गर्म पीना पड़ता है। तू भी 1 कप चाय पी ले और 1 घंटे बाद हमारे लिए कॉफी बना देना। ठीक है माँ जी। धनिका 1 घंटे बाद सास ससुर को कॉफी बनाकर देती है। धनिका बहू, शाम को हमारे लिए गरम गरम सूप बना देना। हरी सब्जियों का सूप पीने से खून की कमी नहीं होती और शरीर में गर्माहट बनी रहती है। ठीक है पिताजी। थोड़ी देर में खाने का वक्त हो जाता है और धनिका सबको खाना खिलाती है। खाने के बाद थकी हारी धनिका बिस्तर पर जाकर लेट जाती है और उसकी आंख लग जाती है। 1 घंटे बाद ही रजनी उसे जगा देती है। धनिका बहू, तू यहाँ कमरे में सो रही है, हम तो गर्मा गर्म सूप की राह देख रहे थे। सॉरी माँ जी, मुझे नींद आ गई थी, मैं अभी सूप बना देती हूँ। धनिका किचन में जाकर सूप बनाने लगती है। यार, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। पहाड़ों पर शादी करके गलती कर दी। सोचा था बर्फ की वादियों में पति के साथ रोमांस करूंगी, लेकिन राजीव को तो ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं है और मुझे घर के काम से। वो सूप बनाकर सास ससुर को देती है, जिसके बाद जब वो किचन में आती है, उफ, किचन में जूठे बर्तनों का अंबार लगा है, जिसमें से खाने के बर्तन कम, चाय कॉफी काढ़ा और सूप के बर्तन ज्यादा हैं। वो पानी गर्म करके बर्तनों को धोने लगती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। ठंड बढ़ती जा रही थी। कई दिनों से सूरज भी नहीं निकला था, मानो दिन होता ही नहीं हो। ठंड के कारण धनिका के हाथ पैर नीले पड़ गए थे। एक रात जब धनिका और राजीव सोने के लिए कमरे में गए तो रजनी कमरे में आती है। धनिका बहू, ये ले रजाइयां, इन्हें ओढ़कर सोना। लेकिन माँ जी, हमारे पास तो पहले से 1 रजाई है, आप 2 रजाई और क्यों ले आई? धनिका, ये जनवरी का महीना है, जैसे जैसे रात गहरी होगी ठंड बढ़ती जाएगी। ठंड से बचने के लिए हमें 3-3 रजाइयां ओढ़नी पड़ती हैं। 3-3 रजाइयों के बोझ तले दबकर मेरी जान न निकल जाए। अगर 3-3 रजाइयां नहीं ओढ़ी तो ठंड से तुम्हारी जान निकल जाएगी। धनिका को 3-3 रजाइयां ओढ़कर सोना पड़ता है। आधी रात होते ही ठंड बहुत बढ़ जाती है। माँ जी ने ठीक कहा था, 3-3 रजाइयां नहीं ओढ़ी तो ठंड से मर जाऊंगी। इधर धनिका के माता पिता को उसकी याद आ रही थी। मनोरमा, बहुत दिनों से धनिका से बात नहीं हुई, जरा उससे फोन करके उसका हालचाल तो पूछो। मजे में होगी, पहाड़ों में ससुराल मिला है, बर्फ में खेल रही होगी। मनोरमा धनिका को फोन करती है। धनिका बेटी, कैसी है तू? पहाड़ों पर मजा तो आ रहा है ना? कहाँ माँ, 10 दिन के लिए रिजॉर्ट में रहकर पहाड़ों पर घूमना और पहाड़ों में ससुराल होने में बहुत फर्क है। यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, जिससे बचने के लिए मुझे हर 1 घंटे पर चाय कॉफी काढ़ा और सूप बनाना पड़ता है। ढेर सारे बर्तन धोने पड़ते हैं। रात को 3-3 रजाई ओढ़कर सोना पड़ता है। नहाने से पहले कई बार सोचती हूँ, हिम्मत ही नहीं होती। माँ, पहाड़ों पर घूमना तक तो ठीक था, पर पहाड़ों पर ससुराल नहीं होनी चाहिए। धनिका बेटी, तू चिंता मत कर, मैं तेरी सास से बात करके कुछ दिनों के लिए तुझे मुंबई बुला लूंगी। कुछ दिनों से क्या होगा माँ, अब तो मुझे सारी जिंदगी यही रहना है। काश राजीव का तबादला हो जाता। अब हम कर भी क्या सकते हैं बेटी, अब तो तेरा ससुराल पहाड़ों पर है तो तुझे रहना ही होगा। लेकिन उस दिन जैसे भगवान ने धनिका की सुन ली। शाम को जब राजीव ऑफिस से घर लौटा तो उसने ऐसी बात बताई जिसे सुनकर धनिका की जान में जान आई। माँ, पिताजी, मेरा तबादला हो गया है। 15 दिन के अंदर मुझे दिल्ली जाना होगा। अगले हफ्ते मैं और धनिका दिल्ली चले जाएंगे। ये तो अच्छी बात है बेटा, वरना यहाँ ठंड के कारण बहू की हालत बिगड़ जाती। तुम दोनों अपना ध्यान रखना। जी पिताजी। ये खबर सुनकर धनिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फोन करके अपने माता पिता को ये खुशखबरी दी। दूसरे दिन से वो दिल्ली जाने की तैयारी करने लगी। सारे सामान पैक करके तैयार कर लिए। अगले हफ्ते राजीव और धनिका दिल्ली आ गए और रहने के लिए किराए का घर ढूंढ लिया। माना कि दिल्ली में बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन पहाड़ों की ठंड ने तो हालत ही बुरी कर दी थी। धनिका ने अब काम करने के लिए कामवाली रख ली। उसे हर 1 घंटे पर चाय कॉफी और काढ़ा बनाने से भी फुर्सत मिल गई थी।